सो इन दिस क्रैश कोर्स हम लोग जेई मेन के लिए और जेई एडवांस के लिए टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम लोग थ्योरी पार्ट देखेंगे। 1 घंटे की जो क्लास रहेगी, 1.5 घंटे की, इसमें 1 घंटा थ्योरी देखेंगे। बाकी के 30 मिनट्स आपके डाउट्स उस थ्योरी से रिलेटेड प्लस क्वेश्चंस जितने भी हो सकेंगे उस ड्यूरेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। वेल इन एडवांस आपको पता रहेगा कि अगली क्लास में कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तो आपको वो टॉपिक पहले खुद प्रिपेयर कर लेना चाहिए और जो भी डाउट्स हो उसके नोट डाउन करके रख लीजिए। ज्यादा ध्यान थ्योरी पे देना चाहिए। क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, उसका कारण रहता है कि आपकी थ्योरी प्रॉपरली क्लियर नहीं रहती है। तो थ्योरी को आप पिन पॉइंटेडली अगर समझते हैं तो क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं तो आधा क्वेश्चन पढ़ते समय ही समझ आने लगता है कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। कई बार क्वेश्चन आपसे इसलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि आप थ्योरी जानते तो हैं लेकिन पिन पॉइंटेडली क्या चीज उसमें पूछी गई है या क्या चीज अप्लाई करना है वो आपको नहीं पता रहता है। तो इसलिए थ्योरी पार्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। और क्रैश कोर्स में मैक्सिमम आप जानते हैं, टॉपिक को आप जानते हैं, सारे चैप्टर्स की 70% थ्योरी आप लोगों को पता है। वो जो 30% फाइन ट्यूनिंग आपको चाहिए, तो हमारा मेन पर्पस है इस क्रैश कोर्स का कि वो 30% फाइन ट्यूनिंग आप कर पाए। घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की आदत डालिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अधिकतर में आप लोग आधा क्वेश्चन सॉल्व हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को ये मान के कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देते हैं। कैलकुलेशन पार्ट जब एग्जाम में आती है तो आपको आगे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है बिकॉज आपकी प्रैक्टिस कैलकुलेशंस की नहीं रहती है। तो आप फिर उसमें तुक्के मारने लगते हैं कि ये आंसर हो सकता है, अप्रोक्सीमेट करने लगते हैं। तो कई बार अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाता है लेकिन कई बार जब ABCD ऑप्शन बहुत नियरली मैच दिए रहते हैं तो उसमें गड़बड़ होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री के सिलेबस को 3 पार्ट में वैसे भी यूजुअली बांटा जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक एंड देन ऑर्गेनिक। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक पहले ले लेंगे और इनऑर्गेनिक बाद में, ताकि इनऑर्गेनिक में जितनी याद करने वाली रिएक्शंस हैं वो एग्जाम जब पास रहेगी तब करेंगे। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इस ऑर्डर में हम लोग सॉल्व कर चीजों को पढ़ते हैं। फिजिकल में चैप्टर्स, तो फिजिकल में हम लोग पहले चैप्टर लेते हैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर। इजी चैप्टर लगभग सभी को बनता है, तो शॉर्ट में हम इसकी थ्योरी पहले देख लेंगे। आप लोगों को काफी सारी चीजें इसमें पता है, थोड़ी सी चीजों में दिक्कत आती है क्वांटम मॉडल वगैरह में, तो पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आपके डाउट्स की बारी आएगी। देन अगली क्लास में और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में एक चैप्टर हो जाए। अगर हम एक क्लास में एक चैप्टर के स्पीड से चलते हैं तो लगभग सारा कोर्स हम लोग जेई मेन के पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। तो जेई मेन के लिए हम थ्योरी पार्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, जेई एडवांस के लिए हम प्रैक्टिस वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे इन दी क्लास। बाकी आप आज जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी हम क्लास में डिस्कस पूरी कर लेंगे, तो आपको आज का पूरा दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी रिवाइज करने और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरा दिन दे देना चाहिए। प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस आप लगा सको, सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कर लेने चाहिए। ऐसा डे टू डे हम लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, ये सेकंड चैप्टर रहेगा।
फिर इस तरह से हम स्टोइशियोमेट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और बाकी के चैप्टर आपको पूरी डिटेल लिस्ट मिल जाएगी कि किस ऑर्डर में हम लोग इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। बट अभी मैंने आपको शुरू के चैप्टर्स की एक लिस्ट दे दी है, इस तरह से आप अपना शेड्यूल बनाइए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड चीजें, इस बीच यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करें, डाउट सेशन उसके बाद आधे घंटे का हम लोग रखेंगे, तब उसमें हम लोग डाउट्स की बातें कर सकते हैं। बीच में आप लोग हैंड रेस करेंगे तो चलेगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे आते हैं तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल किस प्रकार का है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, atom is a spherical ball like structure in which some protons and same number of electrons are embedded into each other. कुछ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में एम्बेडेड रहते हैं। An atom is a spherical ball like structure in which some protons and same number of electrons are embedded into each other. ये थॉमसन मॉडल है। या in the positive charge, in the field of positive charge, negatively charged electrons are embedded into each other. इन दोनों में से कौन सा थॉमसन मॉडल सही है? यू कैन रेज योर हैंड्स। थॉमसन मॉडल इन दोनों में से कौन सा है? एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स एक दूसरे में एम्बेडेड रहते हैं, या इन द पॉजिटिव चार्ज, इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। किंजल, सेकंड वाला सर। फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला, सेकंड पॉजिटिव वाला। स्फीयर। इन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब थॉमसन ने प्रोटॉन को पार्टिकल कंसीडर नहीं किया था, उसको एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज माना था। ये सही है। थॉमसन ने प्रोटॉन को एक पॉजिटिव चार्ज माना था, वो एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं। दिस इज द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, बिकॉज वाटरमेलन में जो लाल रंग का पल्प होता है वो पूरा कंटिन्यूअस फैला है और काले काले बीज पार्टिकल के रूप में एम्बेडेड रहते हैं। दिस इज द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज के, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अपोजिट चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से कैथोड रेस से रिलेटेड एक बात आती है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैथोड रेस देखी है। कैथोड रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं, दिस इनविजिबल रेस। तो कैथोड रेस के लिए हम लिखते हैं द कैथोड रेस अराइजेस फ्रॉम कैथोड and goes towards anode. कैथोड रेस कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? द कैथोड रेस अराइजेस फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड। सजल जैन, सर हाँ, एनोड से निकल कैथोड में जाती है।
नहीं भाई, ये बात तो सही है, कैथोड रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती, ये स्टेटमेंट ये तो सही है कि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है, इसीलिए तो उनको कैथोड रेस है। हाँ सर, वो चलिए, एनोड रेस बता। मैंने तो कैथोड रेस का पूछा था। चलो दूसरी बात इसमें एक और जोड़ देते हैं। ये बात कैथोड रेस arises from cathode and travels towards anode, और यही बात एनोड रेस arises from anode and travels towards cathode। इन दोनों में से दोनों बातें सही है कि एक सही है कि दोनों सही है? हाँ, तो दोनों सही है। गलत बात। Cathode and anode rays rises from- हाँ जी, और कोई? इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? कैथोड रेस arises from cathode and travels towards anode. The anode rays arises from anode and travels towards cathode. संस्कृति? दोनों गलत है सर। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल के जाते हैं किसी भी तरफ, तो किसी भी एक साइड से राइज नहीं होती है रेज। गलत बात बोल रहे हैं। चलिए, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। नाउ रीजन कौन देगा? हाँ जी, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, तो रीजन क्यों होगा? हेलो, ये जितने लोग को मैं अनम्यूट करता हूं, वो लोग जब अपनी बात बोल लें तो उसके बाद अपने आप को खुद म्यूट कर लिया कीजिए, ताकि यहाँ डिस्टरबेंस ना आए। आपने अपनी बात पूरी कर ली और लगा कि अब आगे बोलने को नहीं है, तो अपने आप को खुद आप म्यूट कर लिया करो। तो कैथोड रेज अराइजेस फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड, ये बात सही है, ये कैथोड से अराइज होती है, मतलब ये कैथोड से निकलती है। हम जानते हैं कि जो कैथोड रेस थी वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड से ही निकलते हैं। ये कैथोड का जो मटेरियल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं। तो कैथोड रेज अराइजेस फ्रॉम करंट ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड, मगर ये जो एनोड है, इससे एनोड रेस जो होती है, ये किसी एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन निकल जाने से जो बचा हुआ कैटायन रहता है, इनका बीम एक एनोड रेज होती है। तो एनोड रेज जो थी वो कैटायंस का बीम होती है, और ये कैटायंस इधर जाते हैं, तो वो इस एनोड से नहीं निकलते हैं। देखिए, हमने क्या किया था, कैथोड रेज में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी गैस को रखा था। ये गैस के जो एटम्स थे, ये एटम पर इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब लगाया जाता है तो ये एटम आयनाइज होते हैं। इन एटम्स के आयनाइज होने से कैटायन बचता है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, ये बीच का एटम ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इलेक्ट्रॉन जब इधर गए तो ये कैटायंस इधर गए। ये कैटायन जब इस कैथोड पे पहुंचे, उन्होंने इस कैथोड के मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये एक कैटा था, वो इस कैथोड के पास पहुंचा और इसने आकर इससे अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो इस वायर के एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये एटम अगले इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे, इसी को करंट कहते हैं। और जब यहाँ पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम वाला मटेरियल बन जाएगा, वो यहाँ से जो छूट के इलेक्ट्रॉन आए थे कैथोड रेस, उनको ले लेगा। तो इस पूरे सिस्टम में देखें तो इलेक्ट्रॉन का एक कंटिन्यूअस फ्लो बना हुआ है
और इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे हैं, क्योंकि मटेरियल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इन कैटायंस को, और ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो यहाँ तक पहुंच रही है और वो इन इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो रही है, जिसको कि हम कैथोड रेस कह रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन का एक कंटिन्यूअस सिस्टम बना हुआ है। तो कैथोड रेस कैथोड से अराइज हो रही है, लेकिन एनोड रेस यहां से कुछ निकल नहीं रहा है, बल्कि ये प्लेट ले रही है बस। ये जो बीच के कैटायन है, ये बीच की गैस बस टूटती जा रही है। तो जो एनोड रेज होती है वो गैस के बीच में आयनाइज होने से बनती है और वो कैथोड तक जाके न्यूट्रलाइज होती है। तब तक बीच की गैस फिर आयनाइज हो जाती है, फिर वो एनोड रेस के फॉर्म में इधर ट्रेवल करती जाती है। तो ये एनोड रेस बना रहे हैं पार्टिकल, ये कैथोड रेस है। तो इसलिए कैथोड रेज अराइज फ्रॉम कैथोड ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड, एनोड रेज अराइज फ्रॉम एनोड एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स कैथोड नहीं होगा। द एनोड रेज अराइजेस फ्रॉम द गैस इनसाइड द कैथोड ट्यूब। एनोड रेज उस गैस से अराइज होती है और वो कैथोड की तरफ जाकर वहां न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन एटॉमिक मॉडल आप जानते हैं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर सेंटर्ड रहता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन द वेरियस सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से दूर से चले जाते हैं, वो अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाएंगे। ये स्पेस एटम का खाली रहता है। वो अल्फा पार्टिकल जो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए, वो अल्फा पार्टिकल थे जो न्यूक्लियस से सीधे जाकर टकरा गए थे। न्यूक्लियस के काफी पास से गुजर जाएंगे, न्यूक्लियस में काफी पॉजिटिव चार्ज है, काफी पास से गुजर जाएंगे तो दूर फिका जाएंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड काफी ज्यादा रहती है। एक अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस रहता है, एक अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक बंडल है। इतनी तेज स्पीड से चलता हुआ अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, लेकिन ये गोल्ड एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की इतनी ज्यादा डेंसिटी है कि अल्फा पार्टिकल को ये दूर फेंक देता है। इसलिए ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि रदरफोर्ड ने अगर गोल्ड फॉइल के बजाय कोई लाइटर मेटल ले लिया होता तो क्या होता। अभी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, काफी सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। लेकिन अगर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के बजाय कोई लाइटर मेटल एल्यूमिनियम वगैरह की कोई फॉइल ले ली होती तो क्या होता। गोल्ड फॉइल में गोल्ड के न्यूक्लियस से कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो फॉइल से टकराकर वापस आ गए थे। दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स कि एटम का न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के सीधे रास्ते पे आने वाले अल्फा पार्टिकल इतना रिपल्शन फील करेंगे कि वो वापस चले जाएंगे। तो वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से दूर से गुजरते हैं, ये अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से पास से गुजरते हैं, वो रिपल्शन के कारण अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वो अल्फा पार्टिकल जो सीधे ही पास आ जाते हैं, सीधे रास्ते पे आ जाते हैं, वो अल्फा पार्टिकल रिपल्शन के कारण वापस चले जाते हैं। मगर ऐसे अल्फा पार्टिकल का नंबर बहुत कम होना इंडिकेट करता है कि इसका साइज बहुत ही छोटा है। तो एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, करीब 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन बन, अगर रदरफोर्ड 3 क्वेश्चन बनते हैं इनफैक्ट। अगर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के बजाय कोई लाइटर मेटल की फॉइल ली होती, जैसे एल्यूमिनियम की,
तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता? हु कैन आंसर दिस? किसी ने कमेंट किया है, सर प्लीज स्किप दीज मॉडल्स, इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड नो क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पोर्शन। जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, और अगर आप देखोगे तो आप पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ही स्किप करने को बोल सकते हो, बिकॉज आपको लगता है कि इस पोर्शन से बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं। बट बात ये आती है कि जब पिन पॉइंटेड कोई बात के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनमें गलती करते हो। ये जो कैथोड रेस की मैं बात कर रहा था, अराइजेस फ्रॉम कैथोड और एनोड रेस अराइज नहीं होती एनोड से, वो दोनों स्टेटमेंट एक जैसे लगते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ इधर से अगर कैथोड से कैथोड रेस निकल रही तो एनोड से एनोड रेस निकलना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से उसको देखो ना। और क्रैश कोर्स का पर्पज ही ये है, वो 30% हर चैप्टर में फाइन ट्यूनिंग जो हमें करना है। अब जैसे यहाँ मैं कुछ बता रहा हूँ तो वो किसी पर्पज से बता रहा हूँ, और जब आप इनके क्वेश्चन देखोगे, जेई मेन में आ चुके हैं, जेई एडवांस में आ चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन लगते हैं हालांकि वो, तो आप सिंपली पढ़ते जाओ, मतलब ये इजी टफ की तरफ मत जाओ। बात ये देखो कि आपको प्रॉपरली पता है कि नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको बताओ ना उसका आंसर। एनीवे, रदरफोर्ड ने अगर गोल्ड फॉइल के बजाय कोई लाइटर मेटल एल्यूमिनियम की फॉइल ली होती तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आता? चिराग? सर हेलो। हम्म। तो एल्यूमिनियम की फॉइल वो आयोनाइज हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन लोग को भी लेके चला जाता है, क्योंकि वो मेटल में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड रहते हैं। मेरे ख्याल से आपका आंसर ऐसा ठीक नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को लेके भी चला जाता। दरअसल इलेक्ट्रॉन इतना हल्का पार्टिकल है कि ये अल्फा पार्टिकल इतना तेजी से इसके आसपास से निकल जाता है। इवन वो तो गोल्ड के भी इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जा सकता था, गोल्ड के क्यों नहीं ले गया? ले जाता है, वो हीलियम गैस बन जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान दो, अल्फा पार्टिकल इतनी स्पीड से चलता हुआ आता है कि वो अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल से, जो एल्यूमिनियम फॉइल से सीधे टकरा जाता, वो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में ही घुस जाता। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन रहते हैं, और एक अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का बंडल है। गोल्ड का न्यूक्लियस काफी हेवी था और उस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा था, अल्फा पार्टिकल उस पे घुस नहीं सकता था अंदर। लेकिन ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है इसके अंदर ही घुस जाता और न्यूक्लियर चेंज कर देता, तो इट कुड हैव बीन फॉर्म अ डिफरेंट एलिमेंट। जैसा कि हम देखते हैं, यही गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जब बेरिलियम के ऊपर किया जाता है, तो हीलियम 42 ये अल्फा पार्टिकल है, जब बेरिलियम के न्यूक्लियस पे टकराता है तो वो उसको कार्बन में कन्वर्ट कर देता है और एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी, तो आपको इस लाइन पे भी सोचना चाहिए, बिकॉज ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के रिपेल क्यों हो रहा है? इस न्यूक्लियस पे बेहद ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण ये अल्फा पार्टिकल रिपेल हो रहा है। ये न्यूक्लियस अगर बहुत हेवी हुआ तो ही ये रिपेल होके वापस जाएगा, लेकिन अगर ये हल्का गया तो वो अंदर ही घुस जाएगा, जैसा कि इसमें हुआ। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है इस प्रकार की कोई रिएक्शन एल्यूमिनियम पर वो दे दे। हालांकि फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि एल्यूमिनियम से टकराने के बाद न्यूक्लियस में वो क्या चेंज करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यदि हमको ये पता हो कि यहाँ क्या हुआ है, सपोज इस रिएक्शन में एक प्रोटॉन निकल गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ चुके हैं कि आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे दी जाती है और उसका प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो 4 + 27 31, एक यहाँ पर हो गया तो ये 30 हो जाएगा, 13 + 2 ये 15 हो जाएगा। 15 एटॉमिक नंबर फास्फोरस का है। तो हम दे सकते हैं कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार का बन गया कि रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल के बजाय एल्यूमिनियम फॉइल इस्तेमाल की गई होती और उस फॉइल के पीछे से प्रोटॉन निकलने लगते हैं, तो फिर वो फॉइल पे जहां अल्फा पार्टिकल टकराए होंगे वहां पर फास्फोरस एटम बनेंगे। अब ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से आ सकता है, ठीक है।
एक तो ये बात हुई। इसका मतलब है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल रिपेल होते हैं, ना कि उससे गोल्ड फॉइल से टकराते हैं। गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस नहीं जाते हैं, बल्कि न्यूक्लियस से रिपेल होके वापस जाते हैं। तो जब वो रिपेल होके वापस जाते हैं तो ये न्यूक्लियस के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पास आ पाते हैं और उसके बाद पलट जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस की क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस है, ये सपोज आर है। एक अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस की तरफ क्लोजेस्ट अप्रोच करने की डिस्टेंस उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाती है, और वो डिपेंड की इस न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अल्फा पार्टिकल उतना दूर रहेगा, वो रिपेल होके वापस जाएगा। और इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा पास आ पाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर हमको निकालनी है, इस अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के कारण, एक अल्फा पार्टिकल पहले इनफाइनाइट दूरी पर था, तो इस न्यूक्लियस के कारण इस अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। इसके पास सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। लेकिन ये अल्फा पार्टिकल जब पास आता है और न्यूक्लियस से काफी क्लोज आ जाता है, ताकि रिपल्शन के कारण ये रुक जाए और फिर पलट जाए, तो यहाँ पर इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस न्यूक्लियस के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी रहेगी, दैट इज के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है Zd इंटू अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है 4e 2e अपॉन r। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल से इक्वेट करेंगे, हाफ mv² इज इक्वल्स टू k z इंटू 2 इंटू e² अपॉन r। तो ये आपको क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस दे देगा। वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलती गई और यहाँ पे 0 हो गई, फिर वो पलट गया। तो r डिस्टेंस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है न्यूक्लियस के कारण, वो निकाल लिया। और वो पहले काइनेटिक एनर्जी रही थी, क्योंकि पोटेंशियल पहले 0 थी, तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गई थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अच्छा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में अगर अल्फा पार्टिकल के बजाय कैथोड रेस यूज की गई होती, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में अगर कैथोड रेस यूज की गई होती, तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस क्या आते। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में अगर कैथोड रेस की बजाय अल्फा रेस की बजाय कैथोड रेस यूज की गई होती, तो ऑब्जर्वेशंस क्या आते। हाँ जी नित्यानंद। अगर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेस की बजाय अल्फा रेस की बजाय कैथोड रेस यूज की गई होती, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक बीम यूज किया गया होता, तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस वही रहते, बदल जाते। हेलो हाँ जी, सर, कई सारे इलेक्ट्रॉन सीधे चले जाते हैं और जो न्यूक्लियस के पास जाते हैं वो उससे प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं। नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन सीधे चले जाते। आपने ये सोचा कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन सीधे आएंगे वो न्यूक्लियस में घुस जाएंगे। उसके बजाय आप ये देखो कि वो इलेक्ट्रॉन गोल्ड के एटम्स के बीच की स्पेस से जब निकलते, तो ये स्पेस इनके लिए एक स्लिट का काम करती। और जैसे कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एक बारीक सी स्लिट मिल जाए, तो वो यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बना देंगे।
जैसा कि डेविडसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट में होता था। ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी बहुत बारीक सी स्लिट से पास होता है और वो स्लिट इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, वो जो स्लिट है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है थ्रू दिस इंटर डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का ज्यादा बेहतर आंसर हो जाता डिफ्रैक्शन। ये अपने आप को म्यूट कर लो जितने लोग मैंने बताया। हाँ जी, तो ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और उससे रिलेटेड बातें हैं। नित्यानंद अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर मॉडल के पहले लाइट के नेचर के बारे में बात करते हैं। लाइट का ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ड्यूअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना से प्रूव होता है। मैग्नेटिक रेडिएशंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये चारों फिनोमिना शो करती है। अगर हम देखें तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट में इंटरफेरेंस होता है, लाइट में डिफ्रैक्शन होता है। ये चारों फिनोमिना को हम लाइट की वेव थ्योरी से समझा सकते हैं। लाइट की वेव थ्योरी ये कहती है कि किसी वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। मतलब यदि आप किसी वेव की एनर्जी बढ़ाएंगे तो उस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, या उल्टा अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर उसकी इंटेंसिटी होता है। हम देखते हैं कि जब इंटरफेरेंस होता है, दो वेव आपस में इंटरफेयर करती हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है या इंटेंसिटी घट जाती है। मतलब वेव के आपस में इंटरेक्ट करने का इफेक्ट उनकी इंटेंसिटी हो रहा है। तो इंटरफेरेंस होना मतलब एनर्जी का ऐड होना या एनर्जी का सबट्रैक्ट होना, और उसका इफेक्ट हमें इंटेंसिटी पे मिलता है। तो हम वेव थ्योरी से ये चारों फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कई फिना लाइट ऐसे शो करती है जिनको लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिनोमिना जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन क्यों नहीं होते? ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना, अगर किसी मेटालिक स्फीयर को हम हीट करते हैं तो वो रेडिएशन करता है। जब रेड हॉट हो जाता है तो सपोज T1 टेम्परेचर पर ये लैम्डा वेवलेंथ इमिट कर रहा है। जब हम इसको हायर टेम्परेचर पर और हायर टेम्परेचर पर और हायर टेम्परेचर पर ले जाते हैं, जब हम इसको गर्म करते जाते हैं, हीट अप करते जाते हैं, तो इससे निकलने वाली रेडिएशंस की एनर्जी बढ़ती जाएगी। हायर टेम्परेचर पर हायर एनर्जी वाली रेडिएशन निकलेंगी, लोअर टेम्परेचर पे लोअर एनर्जी वाली रेडिएशन निकलेंगी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हायर टेम्परेचर पर हायर एनर्जी वाली रेडिएशन निकलेंगी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ती जाना चाहिए, लेकिन वेवलेंथ वही रहनी चाहिए। मतलब ये जो रेड हॉट बॉडी है ये और रेड हॉट और रेड हॉट और रेड, डार्क रेड, डार्क रेड, डार्क रेड होती जानी चाहिए। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना में वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस टाइप का आता है। मतलब ये वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा इंटेंसिटी पे निकल रही है,
तो T1 टेम्परेचर पर और हायर टेम्परेचर किया तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ती जानी चाहिए। सपोज ये रेड कलर की वेवलेंथ है, मतलब उस रेड हॉट मेटालिक स्फीयर को डार्क रेड डार्क रेड डार्क रेड डार्क रेड हो जाना चाहिए, मतलब उस रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना का ग्राफ ऐसा नहीं आता है। ये ग्राफ ऐसा आता है कि जब मेटालिक स्फीयर को अप किया जाता है तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ग्राफ इस टाइप का रहता है, हायर टेम्परेचर पर ऐसा होता है और हायर पर ऐसा होता है और हायर पर ऐसा होता है, मतलब उससे निकलने वाली वेवलेंथ चेंज होती है और लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है ग्राफ। इस ग्राफ का जो मैक्सिमा है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट है, मतलब T1 टेम्परेचर पे ये λ1 वेवलेंथ निकालता प्रिडोमिनेंटली, हायर टेम्परेचर पे ये लोअर वेवलेंथ इमिट करता है और हायर टेम्परेचर पर ये और लोअर वेवलेंथ इमिट करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना में जब हम एनर्जी को चेंज कर रहे हैं तो सिंपली इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, जो कि वेव थ्योरी की इन्फरेंस है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना को लाइट की वेव से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसके हिसाब से ग्राफ ऐसा आना चाहिए था। और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए था कि वो रेड हॉट मेटालिक स्फीयर डार्क रेड और डार्क रेड और डार्क रेड होता जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी से, जो कहता है कि लाइट क्वांटा के फॉर्म में रहती है, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में निकलती है, एब्जॉर्ब होती है, और एक बंडल ऑफ लाइट की एनर्जी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है इक्वल टू hc/λ। जब बंडल में एनर्जी ज्यादा रहेगी तो वेवलेंथ कम रहेगी, जब बंडल में एनर्जी कम रहेगी तो वेवलेंथ ज्यादा रहेगी। यहां हम देख रहे हैं लोअर टेम्परेचर पे लोअर एनर्जी वाले बंडल निकल रहे हैं, उनकी वेवलेंथ ज्यादा है। हायर टेम्परेचर पे हायर एनर्जी वाले बंडल निकलेंगे, उनकी वेवलेंथ कम रहेगी। तो ये ग्राफ लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना चाहिए हायर टेम्परेचर पर। इस ग्राफ को हायर टेम्परेचर पर लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट शो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना को हम लाइट के पार्टिकल थ्योरी से समझा सकते हैं, जो कहता है कि लाइट किसी सोर्स से निकलती है तो कंटिन्यूअसली नहीं निकलती है, डिसकंटिन्यूअसली पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन है। इसी प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्सिमम लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, हो सकता है, लेकिन मैंने आपको वही कहा कि वो फाइन ट्यूनिंग कर लीजिए कि आपको पिन पॉइंटेडली सही चीजें पता थी कि नहीं। हो सकता है 10 बातें जो मैं बताऊं उनमें से 2 बातें आपको आपके थॉट्स को क्लियर कर सकें कि आप गलत समझते थे उसको आप सही कर सकें। क्रैश कोर्स का यही पर्पस है। चूंकि आप इसकी डिटेल जानते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि ये तो 70% पार्ट तो हमने पढ़ा हुआ है, क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अब मुझे ये नहीं पता और आपको भी ये नहीं पता कि पिन पॉइंटेडली आपको मुझे क्या बताना है जो आपको गलत पता है, तो वो तो सारा डोमेन कवर करना पड़ेगा, उसमें से कुछ कुछ ट्यूनिंग होती जाएगी आपकी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी, लाइट पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है और लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर, यही वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी का मेन डिफरेंस है। वेव थ्योरी कहती है कि किसी वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, पार्टिकल थ्योरी कहती है कि किसी वेव की एनर्जी उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और लाइट में डुअल नेचर है, तो लाइट वेव नेचर भी शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। हम इन दोनों नेचर को एक साथ नहीं पढ़ सकते, बिकॉज वेव कंटिन्यूअस होती है, पार्टिकल डिसकंटिन्यूटी होती है। तो एनर्जी का क्या नेचर है वी डोंट नो। जब किसी सोर्स से एनर्जी निकलती है तो वो कंटिन्यूअस निकलती है कि डिसकंटिन्यूअस निकलती है, ये वेव थ्योरी है, ये पार्टिकल थ्योरी है। जबकि एनर्जी इन दोनों के बीच का कोई नेचर रखती है, वो हम नहीं जान सकते क्या है। तो जब हमको जरूरत होती है तो हम उसको वेव नेचर समझ लेते हैं,
अगर हमको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह समझाना, हम मान लेते हैं कि लाइट वेव है। अगर हमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना है, तो हम मान लेते हैं कि वो पार्टिकल नेचर रखती है लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जब किसी मेटल की सरफेस से लाइट इंसिडेंट होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर या से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से कम पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अगर आपने मेटल की सरफेस पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो। ये बात सीधे सीधे वेव थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आप इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा, मेटल की सरफेस से फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दी है और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट थ्रेशोल्ड से ज्यादा रखी है, और फिर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा क्योंकि ये कंडीशन है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ ऐसा रहता है। हालांकि इंटेंसिटी बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने लगता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ ऐसा रहता है। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है कि वेव की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते थे इंटेंसिटी बढ़ा के, मतलब लाइट की एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंसिटी पे किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी 3 से कम रखी है तो आप इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा दो लाइट की, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये बात वेव थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। पार्टिकल थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि चूंकि लाइट के बंडल की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी अगर इस बंडल में है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। तो किसी मेटल की सरफेस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहलाता है। और ये बंडल के पास एनर्जी अगर इससे बराबर हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा थ्योरेटिकली, ज्यादा हुई तो भी निकलेगा, कम हुई तो नहीं निकलेगा। तो ये बाउंड्री लाइन एनर्जी है। इसके बराबर क्वांटा की एनर्जी अगर कर दे तो वो क्वांटा जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड हो जाएगी, क्योंकि आप वेरी केवल इसको कर सकते थे, एच तो कांस्टेंट है, तो ये आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा। इंसिडेंट क्वांटा की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो क्वांटा के पास एनर्जी एच न्यू है, वो पहले इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बाकी बची एनर्जी को इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो बची खुची एनर्जी होती है। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस नहीं की हो तो काइनेटिक एनर्जी द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू ग्राफ इस टाइप का रहेगा। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। इसके बराबर होने पर काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी, इससे ज्यादा होने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप मेटल की सरफेस पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी का
वेव थ्योरी में मीनिंग क्या है? लाइट की इंटेंसिटी का वेव थ्योरी में मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? लाइट की इंटेंसिटी का थ्योरी में मीनिंग क्या है? केल्विन, पास्कल? सर नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड। नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। केल्विन, पास्कल का नाम Yes, बड़ा sir. अच्छा है क्योंकि तुम्हारे नाम के दोनों पार्ट यूनिट्स हैं। थैंक यू सर। तो लाइट की इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा था लाइट की इंटेंसिटी का वेव थ्योरी में मीनिंग क्या है? ये पार्टिकल थ्योरी में मीनिंग था। वेव थ्योरी में लाइट की इंटेंसिटी का मीनिंग क्या था? पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया तो उसका प्रैक्टिकल मीनिंग है। चिराग, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी का वेव थ्योरी में मीनिंग है कि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होना। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी था। वेव थ्योरी में मीनिंग है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होना। पार्टिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी में मीनिंग है जिस मेटल पे लाइट पड़ रही है उस मेटल के पर यूनिट एरिया कितने नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ क्वांटा कितने गिर रहे हैं। द नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, कितने क्वांटा गिर रहे हैं, दैट इज द इंटेंसिटी। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है। आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब आप नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर बढ़ा दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। बट एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके पास फिक्स एनर्जी है जो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ विथ इंटेंसिटी ऐसा आएगा। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ क्वांटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे क्योंकि हर क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है। तो आई थिंक ये क्लियर है। और तो ये इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाती है और उसके सारे ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाती है। फिजिक्स में भी आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में पढ़ लेते हैं, बल्कि केमिस्ट्री में जितना पढ़ते हैं उसके भी बियॉन्ड आप उसकी चीजें पढ़ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर कर दें तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है चूंकि ये एक मूविंग पार्टिकल रहता है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन इस इलेक्ट्रॉन की कुछ वेवलेंथ होगी। कई बार क्वेश्चन उस वेवलेंथ क्या जाते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन mv इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा, दोनों तरफ स्क्वायर करें m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर m, हाफ v स्क्वायर ऑफ अ पार्टिकल h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m, तो h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m। इससे भी आप को सॉल्व कर सकते हैं उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। मेन चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, द बोहर एटॉमिक थ्योरी। इससे बोहर ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यूज करके एक नया मॉडल ऑफ एटम दिया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की एक प्रॉब्लम और थी, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का पाथ न्यूक्लियस के पुल के कारण स्पाइरल हो जाता और जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता तो बहुत धीरे धीरे पास आता, तो वो न्यूक्लियस से किसी भी डिस्टेंस पर कभी ना कभी रहता।
मतलब वो न्यूक्लियस के जब कंटिन्यूटी में पास आता, न्यूक्लियस से वो धीरे धीरे जब पास आता, कंटिन्यूटी में पास आता, कभी वो यहां था, कभी वो यहां था, कभी यहां था, कभी यहां था, कंटिन्यूसली पास, तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता कंटिन्यूसली। और अगर एनर्जी रेडिएट होती कंटिन्यूट वे में तो इसका इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करे, मतलब वो सारी एनर्जी वैल्यूज को इमिट करे, तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रहेगा। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस होता है, जैसा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप देखते हैं। हाइड्रोजन गैस को अगर आप हीट करते हैं इतना ज्यादा कि वो एटम्स में टूट जाए, और उसके बाद भी उसको हीट अप करते हैं, तो उससे रेडिएशन इमिट होती है, और ये रेडिएशन स्क्रीन पर बारीक बारीक लाइंस का एक ग्रुप फॉर्म करती है। इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है। स्क्रीन पर केवल कुछ सिलेक्टेड वेवलेंथ ही अपीयर हो रही है, सारी वेवलेंथ अपीयर होती तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, लेकिन कुछ फिक्स वेवलेंथ ही यहाँ पर है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। तो एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम है। ये लाइंस, द ग्रुप ऑफ लाइंस इज कॉल्ड अ सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ग्रुप ऑफ लाइंस सीरीज कहलाती हैं। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, ये अलग अलग सीरीज पाई जाती हैं। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर सीरीज विजिबल रीजन में, बाकी की सीरीज इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी वेवलेंथ होंगी वो इस फार्मूले से डिसाइड होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्क्रीन पर केवल वो वेवलेंथ होती हैं जिन वेवलेंथ के लिए n1 n2 इंटीजर होते हैं। जिन वेवलेंथ n1 n2 में से कोई एक फ्रैक्शन होता है या दोनों फ्रैक्शन होते हैं, वो वेवलेंथ यहाँ पर नहीं होती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, और ये कंडीशन को ओबे करता है। इस बात को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है, उस हिसाब से तो ये स्पेक्ट्रम ही नहीं आना चाहिए था, बैंड स्पेक्ट्रम आना चाहिए था। बोर एटॉमिक थ्योरी, बोर ने ये कंसीडर किया कि एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन न्यूक्लियस के आसपास इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। न्यूक्लियस के आसपास कोई भी सर्कुलर पाथ एक ऑर्बिट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए ये सारे ऑर्बिट अलाउड ऑर्बिट नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास केवल उन ऑर्बिट घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π है, फिर वहां घूमेगा जहां एंगुलर मोमेंटम 2h/2π है, फिर वहां घूमेगा जहां 3h/2π है। लेकिन इनके बीच में जो इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते थे वहां इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम को फिक्स कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हर कोई सी वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकता, वो केवल कुछ फिक्स वैल्यूज ही एक्वायर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का कुछ फिक्स वैल्यूज रखना क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है हैविंग फिक्स वैल्यू। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी केवल कुछ फिक्स वैल्यूज ही रख सकती हो तो वो क्वांटाइज्ड टर्म है। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, ये n कोई इंटीजर ही हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन जब इन फिक्स जगह, अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स है तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट फिक्स है, केवल कुछ रेडियस वाले ऑर्बिट ही अलाउड है।
मतलब इलेक्ट्रॉन जब इनमें ट्रांजिशन करेगा तो वो केवल कुछ पोजीशन ही चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन या तो यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां जाएगा। वो यहां से यहां नहीं जा वो यहां से यहां नहीं जाएगा, तो वो कुछ फिक्स एनर्जीज ही इमिट या एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो ये टर्म एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को समझा सकती है। When electronic transitions occurs in an atom, then they occurs only from one stationary orbit to another stationary orbit. किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं तो वो केवल एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट तक ही होते हैं, और हेंस केवल कुछ एनर्जीज ही एब्जॉर्ब या कुछ एनर्जीज ही इमिट हो सकती हैं। केवल कुछ फिक्स एनर्जी वाले क्वांटाज ही इमिट हो सकते हैं, सारे एनर्जी वाले क्वांटा इमिट नहीं होंगे। और ये जो क्वांटा इमिट होंगे इनकी एक फिक्स वेवलेंथ होगी, तो स्क्रीन पर केवल कुछ फिक्स वेवलेंथ ही अपीयर होंगी। ये MVR इक्वल टू NH/2π इस प्रकार से एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई द एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, यही थॉट न्यूक्लियस के आसपास घूमने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके क्यों नहीं टकराता है? रदरफोर्ड मॉडल का जो ड्रॉबैक था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये वाला पॉस्टुलेट एटम की स्टेबिलिटी को कैसे समझाता है? ये वाला पॉस्टुलेट एटम के स्पेक्ट्रम को तो समझा रहा है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ये वाला थॉट एटम की स्टेबिलिटी को कैसे समझाता है? इस बात को कौन बताएगा? हाउ MVR इक्वल टू NH/2π एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ईशा जैन। सर ये ऐसे बताता है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक बोहर ऑर्बिट में रहेगा वो ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी इमिट करेगा। वो एनर्जी तभी करेगा जब वो ट्रांजिशन करता है, तो इसलिए कभी भी वो एनर्जी लूज करते 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 न्यूक्लियस में नहीं घुस जाएगा। नहीं, वो तो उस बात का इन्फरेंस है। जब इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट में रहेगा तब वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी इमिट करेगा। ये तो इस बात का इन्फरेंस है कि इस कंडीशन पर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या गेन नहीं करता है। लेकिन ये थॉट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों करता है? जब इलेक्ट्रॉन MVR इक्वल टू NH/2π में रहता है कहीं पर, तो वो क्यों नहीं करता? और ज्यादा फाइन आंसर की जरूरत है इसमें। यही इसी की मैं बात कर रहा था कि आपको इस तरह के ही, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन जेईई मेन में या एडवांस में आते हैं, तो आप इसमें थोड़ा गलत कंक्लूजन ड्रॉ करके आंसरिंग करते हो। इससे बेहतर आंसर और क्या हो सकता है? हाँ जी, DELL डेल। सर सर वो उस ऑर्बिट में जो वेव रहती है वो स्टेशनरी वेव बनती है, जो उस ऑर्बिट में इनफाइनाइट टाइम तक रह सकती है। बिल्कुल सही है, ये ज्यादा बेहतर है। ये आंसर ज्यादा बेहतर है कि जहां पर NH/2π रहता है, जहां पर कंडीशन NH/2π रहती है, दरअसल वो कंडीशन रहती है जहां एक इलेक्ट्रॉन वेव स्टेशनरी हो जाती है। अगर न्यूक्लियस के आसपास एक ऐसा ऑर्बिट है जिसका रेडियस r है, तो इस ऑर्बिट का जो सर्कमफरेंस है वो 2πr होगी। और अगर ऑर्बिट की ये सर्कमफरेंस इतनी बड़ी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वेव जहां से चलना शुरू की थी वहीं टर्मिनेट हो जाएगी, और हेंस वो वापस से उसी जगह चलना शुरू कर देगी, और इनफाइनाइट टाइम तक वो यहाँ चल सकती है, हटेगी नहीं यहाँ से। ऐसा होने के लिए जरूरी है कि इस ऑर्बिट की लेंथ इलेक्ट्रॉन की वेव के इंटीग्रल मल्टीपल हो। 2πr मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा होना चाहिए। ऐसा होने के लिए 2πr n लैम्डा होना चाहिए। अच्छा, 2πr अगर n लैम्डा होना चाहिए, मतलब r इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन 2π रखते हैं, दोनों तरफ mv से मल्टीप्लाई करें तो mv n लैम्डा अपॉन 2π। तो ये MVR हो गया। ये MV को हम लिख सकते थे क्या? MV इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो MVR इज इक्वल्स टू, इस MV की जगह
h अपॉन लेमडा रखें n लेमडा अपॉन 2 पाई आर, तो लेमडा लेमडा कैंसल और mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई डिराइव होता है, बोहर पोस्टुलेट डिराइव होता है। मतलब इन जगहों पर ये कंडीशन लगी है, दरअसल वो जगह है जहां ये कंडीशन लगी है। तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन बोहर की थ्योरी में जो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई वाले ऑर्बिट थे, दरअसल वो ऑर्बिट थे जहां इलेक्ट्रॉन वेव स्टेशनरी हुआ करती थी, इसलिए ये पोस्टुलेट के कारण एट स्टेबिलिटी आ जाती थी। तो अतिशय ने जो पहले आंसर दिया और ये जो आंसर है, इनमें ज्यादा फाइन आंसर ये हो जाएगा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा पोस्टुलेट पूछा गया है, कौन सा बात पूछी गई है। इस तरह से mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई ये एटम की स्टेबिलिटी को भी समझाता है और इनके लाइन स्पेक्ट्रम को भी समझाता है। ये बोहर एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है। बोहर एटॉमिक थ्योरी को यूज करके हम एटम से रिलेटेड काफी सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बोहर एटॉमिक थ्योरी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन के जैसे आयंस पर एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इनको हाइड्रोजनिक आयन कहते हैं। बोहर एटॉमिक थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजनिक आयंस। तो किसी हाइड्रोजनिक आयन के लिए जो वेरियस डेरिवेशंस हम लोग करते थे, हम इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट इज 2.16 into 10 to the power 6 into z by n मीटर पर सेकंड होती है। The radius of any stationary orbit is 0.529 into n square by z angstrom होती है। The kinetic energy of electron in an stationary orbit half k z square upon r होती है। Potential energy of electron in any stationary orbit minus k z square upon r होती है। Total energy of electron in stationary orbit काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है। इस तरह से हम ये सारे डेरिवेशन हमने देखे थे, तो आपके क्लास नोट्स में ये सारे डेरिवेशंस हैं। इन डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो z को 1 रख के r n को 4 रखना है। बट कई बार अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कई बार इस प्रकार से आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर x, तो ये पर क्या है, तो उस केस में आपको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है। तो माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या है 0.529 into n square upon z, तो potential energy will be inversely proportional to n की स्क्वायर, तो x की वैल्यू -2 ले लेंगे। तो कई बार वैल्यू प्लेस करने वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले और इनका डेरिवेशंस याद है। तो टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है, मगर आर वैल्यू अगर डाल दें तो आर की ये वाली वैल्यू के बजाय आर की डिराइव्ड वैल्यू अगर डाल दें तो टोटल एनर्जी -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर आएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर होती है। ये बोहर थ्योरी से रिलेटेड वेरियस फार्मूलेस थे। अगर रेडियस का फार्मूला देखें तो इसमें n का स्क्वायर आता है, मतलब हाइड्रोजन में न्यूक्लियस के आसपास फर्स्ट ऑर्बिट जितनी दूरी पे रहता है, सेकंड ऑर्बिट उससे 4 टाइम्स ज्यादा दूरी पे रहता है।
थर्ड ऑर्बिट उससे 9 टाइम्स ज्यादा दूरी पर रहता है, तो ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंसेस बढ़ती जाती हैं n का स्क्वायर आने से। ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंसेस बढ़ती जाती हैं फॉर्मूले में n का स्क्वायर आने से। लेकिन वेलोसिटी में n आता है केवल, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है सपोज v1, तो सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी v1/2 होगी, थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी v1/3 होगी। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो रहे वो हर ऑर्बिट में कम होती जाती है। न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, सपोज ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ v1 है, यहाँ v1/2 है, यहाँ v1/2 हो जाएगी, यहाँ v1/4 हो जाएगी, तो यहाँ v1/infinity हो जाएगी, दैट इज 0। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है। यहाँ पर न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है, हेंस टोटल एनर्जी 0 होती है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, बिकॉज न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़नी चाहिए और बढ़ के 0 हो जानी चाहिए। यहाँ 0 है और बढ़ के 0 हुई है, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव मानेंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होना ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड पार्टिकल है। बाउंड होने के कारण आप उसको जब दूर खींचोगे तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन उसकी एनर्जी देने से 0 हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी नेगेटिव करना पड़ेगा। जेई में एक क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जो बोर थ्योरी से कंसिस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट में रहती है, इससे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हाइड्रोजन में एक n1 ऑर्बिट है जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, और एक n2 ऑर्बिट है जो हायर एनर्जी ऑर्बिट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है, और एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जंप करता है, तो वो एक क्वांटा रिलीज करता है। एनर्जी कंजर्व करें तो एनर्जी इस क्वांटा मस्ट बी इक्वल्स टू हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। ये क्वांटा की एनर्जी है, इस पर आप प्लैंक थ्योरी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑर्बिट की एनर्जी है, इस पे प्लैंक थ्योरी नहीं लगा सकते। इस पे हम लगा सकते हैं क्या, बोर पोस्टुलेट। तो E2 माइनस E1 इस फॉर्मूले को 2 बार सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, -2π² m e⁴ k² z² अपॉन n2² h² माइनस -π² m e⁴ k² z² अपॉन n1² h²। इसको सब्ट्रैक्ट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू 2π² m e⁴ k² z² अपॉन h³ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक बंडल ऑफ कांस्टेंट्स है। दिस ग्रुप ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, r 2π² m e⁴ k² अपॉन h³c। तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 2π² m e⁴ k² अपॉन h³ आती है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो 1/λ r z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² डिराइव होता है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता चलती है। ठीक है, इस पूरे डेरिवेशन में ये माना गया है कि न्यूक्लियस इनफाइनाइट मास का है,
विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन और स्टेशनरी है, जबकि न्यूक्लियस का खुद का भी कुछ मास और न्यूक्लियस खुद भी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है। तो जब ये इस प्रकार का कोई सिस्टम कंसीडर करते हैं, जब न्यूक्लियस भी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो, तब आपको इन सारे इक्वेशंस में जहां जहां मास की टर्म आई है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म है, ये मास की टर्म को रिप्लेस करना पड़ेगा सिस्टम के रिड्यूस्ड मास से। 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस। इससे आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा रिड्यूस्ड मास से। तो यहाँ पे हम म्यू लिख दें सारे फॉर्मूलेस में, तो सिस्टम का रिड्यूस्ड मास रख देंगे। लेकिन ये तभी करेंगे जब किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया होगा कि कंसीडर द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस आल्सो, क्योंकि इसको रखने से ऑर्बिट की एनर्जीज बदल जाएंगी। इसको रखने से रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग एटम के लिए अलग अलग आएगी। हाइड्रोजन एटम ड्यूट्रियम के लिए, ट्रिटियम के लिए तीनों के सेम है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी तीनों की अलग हो जाएगी। अगर रिड्यूस मास का कंसेप्ट ना रखें तो हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी तीनों की सेम रहती है, लेकिन रिड्यूस मास रख दें यहां पर तो इनके तीनों के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बदल जाएगी। मगर ये कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे जब किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया होगा। हो सकता है जेईई एडवांस में ऐसा कोई क्वेश्चन आए, मेंस में गुंजाइश कम। तो ये फॉर्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोहर एटॉमिक थ्योरी। एनर्जी के इस फॉर्मूले को और सिंपलीफाई करते हैं तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी या किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी, ये सारे कांस्टेंट की टर्म बनती है 13.6 इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट में, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशन ऑर्बिट विल बी दिस वन। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 13.6 बाय 4 होगी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 13.6 बाय 9 होगी, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी इस प्रकार से होती जाएगी। ध्यान देने योग्य बात क्या है, ऑर्बिट के बीच के एनर्जी के गैप कम होते जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो ये काफी ज्यादा रिलीज करता है। ये एनर्जी का क्वांटा लाइमन सीरीज में आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो फिर इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता तो ये और ज्यादा एनर्जी निकालता। तो ये लाइन अगर अल्ट्रावायलेट रीजन में है तो ये लाइन भी अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी, ये लाइन भी अल्ट्रावायलेट में आएगी, ये भी अल्ट्रावायलेट में आएगी, ये सारी अल्ट्रावायलेट में ही आएंगी। इन कारण लाइमन सीरीज बनती है। तो लाइमन सीरीज उन सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण बनती है जो किसी हायर लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट पे होते हैं। इसलिए लाइमन सीरीज में सारे ट्रांजिशंस के लिए n1 1 रहता है, n2 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। बामर सीरीज बनती है जब इलेक्ट्रॉन एटम में सेकंड ऑर्बिट पे लौटता है। पाश्चन सीरीज बनती है, फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज बनती है, फंड सीरीज बनती है। इस तरह से ये अलग अलग सीरीज बनेंगी। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है।
तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल था, उससे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसकी सारी बातों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पर एप्लीकेबल नहीं है। बोहर मॉडल फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं करता है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज में या बामर सीरीज में लाइंस आती हैं। ये लाइंस क्यों आती हैं ये समझाता है बोहर मॉडल। लेकिन जब हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पता लगता है कि ये एक लाइन नहीं है बल्कि ये तो कई लाइनें हैं। दिस इज कॉल्ड फाइन स्पेक्ट्रम। बोहर मॉडल इस फाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझाता है। When the spectrum of hydrogen is seen under high resolution microscope, every single line of the spectrum splits into more lines. ये एक्सप्लेनेबल नहीं है। फिर जब हम हाइड्रोजन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो स्पेक्ट्रम की ये लाइनें फर्दर और लाइनों में बढ़ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये लाइनें और स्प्लिट अप होती हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल ज़ीमन इफेक्ट को नहीं समझाता है, स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी ये लाइनें बढ़ जाती हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। बोहर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर नहीं करता है। बोहर एटॉमिक मॉडल में h/2π वैल्यू का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं किया गया था, हालांकि वो बाद में डी ब्रॉगली इक्वेशन से एक्सप्लेन होता है, बताया था मैंने। बोहर एटॉमिक मॉडल हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है एंड बोहर एटॉमिक मॉडल एटम की वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करता है। अगर बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम स्टेबल है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, देन व्हाई दिस एटम undergoes chemical bonding to gain more stability। अगर बोहर एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग एटम स्टेबल है, उसका इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है, तो एटम स्टेबल एंटिटी होनी चाहिए। देन व्हाई नोबल गैस को छोड़कर बाकी एटम्स बॉन्डिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं और स्टेबल होना चाहते हैं। बोहर थ्योरी वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये आज हमने मेन बातें देखी एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे मॉडल्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम नंबर्स अगली क्लास में। अभी इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो देन यू कैन रेज योर हैंड्स। अतिशय जैन। सर रेडबर्ग कांस्टेंट का वो यूनिट क्या होती है वो डाउट होता है मेरे को। सर पर सेंटीमीटर होगी कि जूल वाली? रेडबर्ग कांस्टेंट दो होते हैं, तो डिपेंड करता है आप कौन सा रेडबर्ग कांस्टेंट यूज कर रहे हो। रेडबर्ग कांस्टेंट दो होते हैं। एक रेडबर्ग कांस्टेंट होता है वेव नंबर के यूनिट्स में, दैट इज 109678 पर सेंटीमीटर या 10967800 पर मीटर। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है पर सेंटीमीटर यूनिट वाला, मतलब वो ये वाला कांस्टेंट है। वो ये वाला कांस्टेंट है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। लेकिन देखो बेसिकली ये रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है।
अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ऑर्बिट पे आता तो इसको हम इन्फिनिटी कर देते, इसको 1 कर देते, ये पूरी टर्म हट जाती, पूरी 1 हो जाती। हाइड्रोजन एटम में ऐसा होता तो ये भी 1 होता। मतलब हाइड्रोजन एटम में लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन का वेव नंबर, इसका वेव नंबर रिडबर्ग कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। लेकिन अगर आप ये देखो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू होती है माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, बल्कि माइनस साइन ना लिखे, अपॉन n स्क्वायर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। तो किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो हम इस टर्म को एक कांस्टेंट वैल्यू बोल दें। अगर हम इस टर्म को -13.6 माइनस हटा दें, 13.6 जेड स्क्वायर को एक कांस्टेंट टर्म बोल दें, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगी, माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन n स्क्वायर। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको RH कहते हैं। और बेसिकली क्या है, ये है। अच्छा, ये कब हो जाता, जब n को हम 1 रख देते, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का ही माइनस साइन रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। दरअसल ये हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है RH। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विथ माइनस साइन इक्वल्स टू होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, और ये दरअसल यही एनर्जी आएगी इस क्वांटा की एनर्जी रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इस क्वांटा का वेव नंबर रिडबर्ग कांस्टेंट है, इस क्वांटा की एनर्जी रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये वेव नंबर है। E इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा होता है वेव नंबर, E इक्वल टू होगा hc इंटू वेव नंबर, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो hc इंटू वेव नंबर मतलब वो वाला रिडबर्ग कांस्टेंट, ये इनका कन्वर्जन हो जाएगा। हाँ, और किसी को? चलिए, नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की है, तो इसके जो डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने बिट्स हैं वो सारे नेक्स्ट क्लास में पूछिए। किंजल, तो वो कैथोड रेज वाला पार्ट क्लियर नहीं है, मतलब वो कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, एनोड रेज और कैथोड रेज। ये लेक्चर मैं अभी YouTube पे डालूंगा और आपको लिंक मिल जाएगी, मैं अभी पब्लिक फोल्डर करके डाल दूंगा, तो आप अभी आधे घंटे बाद या मैथ्स क्लास के बाद में YouTube पे फिर से रिपीट देख लेना इसको। थैंक यू सर। चलिए, बाकी सब लोगों ने भी सुन लिया। अगर रिपीट देखना है तो YouTube पे डला है, और नहीं तो फिर आज का लेक्चर आप और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा थ्योरी रिपीट कीजिए। उसके बाद आज पूरे दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगली क्लास में हम लोग बाकी बचा पोर्शन जल्दी निपटा लेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।